क्लास 7 एनसीईआरटी जियोग्राफी है और यहाँ चैप्टर 2 पर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। यानी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे पृथ्वी के अंदर क्या है, शैल क्या है, खनिज क्या है, इसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, क्योंकि क्या है, हमारी पृथ्वी ये हमेशा गोलाकार घूमती रहती है। इसके अंदर एवं बाहर की निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जिस तरह बाहर आप देखते हैं कि हवाएं चलती हैं, वर्षा होती है, और इसी तरह ज़मीन के अंदर भी परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, यानी पृथ्वी के आखिरकार अंदर क्या है? इसके अंदर ज़मीन है, इसके अंदर और क्या होगा? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो चलिए हम जानते हैं। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी की एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। चित्र जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पृथ्वी का आंतरिक भाग दिया है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। कभी कभी इसका नाम भूपरपटी भी आता है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप सहित में 35 किलोमीटर एवं समुद्री में केवल 5 किलोमीटर होता है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मोटी परत होती है और जो समुद्र की सतह होती है यहाँ पर पतली परत लगभग 5 किलोमीटर तक होती है। ये महाद्वीप सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना है, इसलिए इसे Cl कहते हैं। और इसी तरह कहा जाता है महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सीमै कहते हैं। सी से सिलिका, मै से मैग्नीशियम। ध्यान देना आपको, सी से सिलिका और एम से मैग्नीशियम, और यहाँ Cl है, सी से सिलिका और एल से एल्यूमिना। तो जो ज़मीन पानी के अंदर वाला है वहाँ सिलिका है और मैग्नीशियम है, जो पानी के स्थल पर है वहाँ सिलिका है और एल्युमिनियम है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये परपटी है जो बहुत ही पतली है, ये किनारे किनारे। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड भाग मेटल, जो 2900 किलोमीटर तक है, कोण है, इसको सीमा और ये बाह है। इसके बाद आंतरिक कोण है और इसकी मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर तक है। और क्या आप जानते हैं, यहाँ दिया हुआ है विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से, यानी समुद्र की सतह से आपको कितना जाना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। 6000 किलोमीटर। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंजीनियरों ने मात्र 6 किलोमीटर खनाई किया है, लेकिन अब इस केंद्र में जाने के लिए, यहाँ से लेकर के यहाँ केंद्र में जाने के लिए आपको 6000 किलोमीटर की खुदाई करना होगा, जो बिल्कुल असंभव है। और बच्चों एक चीज़ और यहाँ देख सकते हैं, महाद्वीपीय परपटी एवं महासागरीय परपटी। महाद्वीपीय परपटी यहाँ है और महासागरीय परपटी यहाँ है। यहाँ देख सकते हैं महाद्वीपीय परपटी, महाद्वीप यहाँ दिया है, ये लगभग 35 किलोमीटर तक है। और यहाँ ये जो महासागर है, महासागर की तली के नीचे जो परपटी है वो लगभग 5 किलोमीटर तक है, 5। तो ये इसकी संरचना है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, यानी जो इसका आयतन है उसका मात्र 1% क्या है, 1% ही क्या है, भूपरपटी है। और 84% मेटल है और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, यानी इसकी जो त्रिज्या होती है, जैसा कि देखते हैं आप, ये वृत्त होता है, यानी पृथ्वी गोल हो गई। और यहाँ से लेकर के यानी केंद्र तक पहुँचने के लिए आपको 6371 किलोमीटर तक, यानी ये इसकी त्रिज्या हो जाती है पृथ्वी की। तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। और इसमें 1% पर भूपरपटी है, 84% पर मेटल है और 15% पर क्रोड है। थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि शब्दावली आई है जीवाश्म। शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म की भी परिभाषा आएगी तो आपको लिखना है, शैलों की परतों में दबे मृत पौधे हो या जंतु हो, उनके अवशेष जो रहते हैं वही जीवाश्म कहलाते हैं। ये परपटी के ठीक नीचे, यानी जो मध्य भाग होता है, इसकी है 29,000 यानी 2900 किलोमीटर की इसकी गहराई मोटाई रहती है, तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाती है। यहाँ पुनः आप देख सकते हैं, ये भूपरपटी हो जाता है और ये मेटल है और इसी का 84% है। और ये आंतरिक भाग है जिसको क्रोड कहते हैं, ये मात्र 15% है और 1% मात्र भूपरपटी है।
अब बच्चों ध्यान दीजिए, जिसकी त्रिज्या क्या है 3500 किलोमीटर तक है, किसकी, जो मध्य भाग है, यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। किससे बनी होती है, निकिल और लोहे से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नीफे, नी से निकिल और फे से फेरस यानी अर्थात लोहा कहते हैं। केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। जो केंद्रीय कोण होता है उसका उच्च दाब भी होता है, उच्च ताप होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं शैल एवं खनिज की। भूपर्पटी, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। जो परपटी है जिसमें हम लोग रहते हैं, घर द्वार बनता है, ये विभिन्न तरह के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न में भी आएगा, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, जो प्रकृति रूप से पाया जाता है। शैल विभिन्न रंग के होते हैं एवं इनका गठन भी भिन्न भिन्न होता है। अब मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात शैलों के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तीनों, तो पहला आग्नेय शैल, दूसरा है अवसादी शैल और तीसरा है कायांतरित शैल, जिसको मेटामॉर्फिक शैल कहते हैं। इसके बाद है द्रवित मैग्मा, ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को अग्नेय कहते हैं। अब अग्नेय शैल को हम यहाँ बता रहे हैं कि अग्नेय शैल किसे कहते हैं, द्रवित मैग्मा जब ठंडा हो जाता है और ठंडे होने से जो जिस प्रकार का शैल बनता है उसको अग्नेय शैल कहते हैं। इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, अंतर्वेदी शैल एवं बहिर्वेदी शैल। कौन कौन से, अंतर्वेदी जो अंदर की ओर रहते हैं, बहिर्वेदी जिसको बाहर की ओर रहते हैं। इसके बाद हम प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे कि अंतर्वेदी शैल क्या है और बहिर्वेदी शैल क्या है। तो ध्यान दीजिए कि आप ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह द्रवित मैग्मा भी लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है, यानी बाहर की ओर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर यानी पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, ऐसे पृथ्वी इसके ऊपर जब निकलने लगता है, ऐसे पृथ्वी के ऊपर से जब निकलने लगता है सतह पर आ जाता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। तो परपटी पर इस प्रकार के बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। बहिर्वेदी यानी बाहर की तरफ, और इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट है, और ये दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना होता है। द्रवित मैग्मा क्या है, कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। क्या होता है, कभी कभी द्रवित मैग्मा बाहर नहीं निकाल पाता है और ज़मीन के अंदर ही वो यहीं पर ही अंदर ही ये ठंडा हो जाता है, गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। अंदर की ओर बनते हैं इसलिए अंतर्वेदी शैल कहते हैं। ध्यान दीजिए, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों को रूप ले लेता है। बाहर की तरह तो हवाएं चलती हैं तो जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे ठंडा होता है अंतर्वेदी आग्नेय शैल, और ये बड़े दानों को रूप लेता है, और जबकि बाहर वाले महीन दानों को रूप लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई, मसालों तथा दानों को चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। जो आपके घरों मकानों पर ये ग्रेनाइट पत्थर लगता है, ये सब वह अंतर्वेदी आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। छोटे छोटे कण होते हैं, टकरा करके हवा धूप में वो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये धीरे धीरे टकरा कर एक स्थान पर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परतें बनाती है। ये पहले ठोस नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे दब करके ये ठोस रूप अपना धारण कर लेते हैं, कठोर हो जाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, यानी इन्हीं पर ही जीवाश्म हो सकते हैं। जब कभी प्रश्न आएगा जीवाश्म किन शैलों में पाया जाता है तो आपको बताना अवसादी शैलों में। इसके बाद हम तीसरे प्रकार की जो चट्टान है, पहला था आग्नेय शैल, दूसरा है अवसादी शैल, और तीसरी शैल कौन सी है हम चर्चा करेंगे, कायांतरित शैल। तो देखिए हम बता रहे हैं आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। कायांतरित यानी काया अपनी चेंज कर देती है।
उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी से स्लेट एवं चूना पत्थर से संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। जो चिकनी मिट्टी है अवसादी रूप है वो स्लेट में बन गई, कायांतरित हो गई। इस तरह चूना पत्थर है वो संगमरमर में बदल गया, तो ये हो जाते हैं कायांतरित। अब हम चर्चा करेंगे कि इनके उपयोग क्या हैं, यानी सेलों के उपयोग क्या हैं। उपयोग के बारे में बताएंगे। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क में, घर में एवं इमारत बनाने में किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते होंगे। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पिट्ठू, चिटबट्टी और 5 पत्थर आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी आप हासिल कर सकते हैं। आइए कुछ करके सीखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में दिया गया है, अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वो किन सेलों से बने हैं। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। 2 चित्र आपको यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ लाल किला है और कौन सेलों से बना है? लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना है, बलुआ पत्थर है ये। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं ताजमहल है, सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो संगमरमर कौन सा हो जाता है? कायांतरित सेल से बना है ये। और बलुआ पत्थर किससे बना है? ये कहलाता है आपका अवसादी सेल से बना है। ठीक है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। यानी अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जल चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सेलों का भी चक्रीकरण होता है। जैसा यहाँ देख सकते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल चक्र। सेल चक्र का भी प्रश्न आएगा तो आपको यही लिखना है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। जो द्रवित मैग्मा होता है, जो ज्वालामुखी से निकलता है, तो ठोस होकर के अग्नेय सेल बनता है, जो क्या है? ये पहले प्रकार की सेल है। इसके बाद ये अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में हवा पानी द्वारा उड़ करके, ये चल करके एक स्थानों पर एकत्रित हो जाते हैं और फिर वो ताप दाब से मिलकर अवसादी सेल बन जाते हैं। ये कौन सी सेल है? दूसरी तरह की सेल है ये अग्नेय सेल एवं अवसादी सेल कायांतरित सेलों में बदल जाते हैं। और फिर ये कौन सी सेलें हो गई? 2 अग्नेय सेल और अवसादी सेल। ये दोनों अपनी अपनी दशा में परिवर्तित हो जाती हैं, कायांतरित हो जाती हैं और इनको कहते हैं कायांतरित सेल। इन्हें तीसरी प्रकार की सेल हो जाती है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलें पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। जी हाँ, अब ये कायांतरित सेल हुई हैं, पुनः उच्च ताप पर और दाब पर पिघल जाती हैं, इन द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। इन द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर फिर ठोस अग्नेय सेल बनती हैं। ठोस सेलों से पुनः फिर अवसादी सेल बनती हैं। अवसादी से यहाँ अब आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये सेल चक्र दिया है, 2.4 है ये। आप यहाँ देख सकते हैं ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के आप यहाँ से जो बाहर निकलता है बहिर्वेदी अग्नेय सेल कहलाते हैं, जो यहाँ एकत्रित हो जाती हैं। अंदर है तो अंतर्वेदी है। अब ये अग्नेय सेल के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं अग्नेय सेल के एक जगह इकट्ठे हो गए और साथ ये एक साथ देख पा रहे हैं, कई तरह के टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तलछट हो जाते हैं और फिर यहीं से ये अवसाद रूप में जमा हो जाते हैं। अवसादी सेल कहलाते हैं यानी। और इसी अवसादी सेल से, जैसे बलुआ पत्थर या अवसादी सेल है, ये फिर पुनः अपनी उच्च ताप और दाब पर ये कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाता है। और कायांतरित सेल जो होते हैं, जिस तरह आपने पढ़ा है, स्लेट है और संगमरमर है, पुनः उच्च ताप और दाब पर ये पुनः मैग्मा के रूप में बन जाती। इस तरह करके ये सेल चक्र कहलाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब दोस्तों, हम खनिजों के बारे में चर्चा करते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। किससे बनी होती हैं? जो सेल होती हैं तो खनिजों से बनी होती हैं। खनिज से मिलकर के सेल बनते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। जो खनिज क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनके निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। ये सब क्या है? खनिज के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, हम एक चीज़ बता दें और कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? अपनी कक्षा में दिखाए
दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कीजिए। तो ऐसे करना है दोस्तों। अंत में इन हम अभ्यासों पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसका अगले भाग में आपको प्रश्न उत्तर बताएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।